नमस्कार। लास्ट पॉलिटी में केंद्र राज्य संबंध पढ़ रहे थे और केंद्र राज्य संबंध में हम प्रशासनिक संबंध हमने पढ़े। जिस तरह से विधायी संबंध को कुछ भागों में विभक्त करके पढ़ा गया था, ऐसे ही प्रशासनिक संबंध को हमने पढ़ा है कुछ भागों में विभक्त करके। प्रशासनिक संबंध में अनुच्छेद 256, 257 तक हमने पढ़ा था और इससे पहले जब 256 और 57 से पहले हमने पढ़ा था कार्यकारी शक्ति का विभाजन। जैसा कि लास्ट क्लास में भी कार्यकारी शक्ति को हमने कहा था कि संघ की कार्यपालिका कहेंगे। यह संघ की कार्यपालिका शक्ति को हम कार्यकारी शक्ति कह सकते हैं। ऐसे ही राज्य की होती है और दोनों ही तालमेल करके जो है शासन व्यवस्था को चलाते हैं। संविधान में इसकी कुछ उपबंध हैं, उनको हम पढ़ रहे थे। तो इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने जो लास्ट पढ़ा था केंद्र राज्य संबंध में प्रशासनिक संबंध, और प्रशासनिक संबंध को सबसे पहले हमने जो है इसमें पढ़ा था कार्यकारी शक्ति का विभाजन और फिर हमने पढ़ा था राज्य एवं केंद्र के दायित्व और तीसरा पॉइंट था हमारा राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण। या हम इसको कह सकते हैं राज्यों को केंद्र के निर्देश। यही तो हमने पढ़ा था। अब देखो, ये जो प्रावधान है अनुच्छेद 256 में पढ़ा गया, ये प्रावधान अनुच्छेद 257 में पढ़ा गया। इसमें राज्य पर 2 प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। इसमें राज्यों को केंद्र के द्वारा 4 प्रकार के निर्देश दिए गए। और इसके साथ साथ जो है हमने कल समझा था कि अगर राज्य सरकारें इन दोनों निर्देशों का पालन नहीं करती है तो वहां अनुच्छेद 365 को आधार बनाकर केंद्र सरकार उस राज्य में अनुच्छेद 356 लागू कर सकती है। फिर से समझो, अगर कोई राज्य सरकार अनुच्छेद 256 और अनुच्छेद 257 का अनुपालन करने में असमर्थ पाई जाती है तो अनुच्छेद 365 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार ऐसी राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है या उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। ये हमने जो है लास्ट पढ़ा था। अब हमारा जो चौथा पॉइंट होगा, भाई हमने प्रशासनिक संबंध में कौन कौन से पॉइंट पढ़े थे? कार्यकारी शक्ति का विभाजन पढ़ा था और राज्य एवं केंद्र के दायित्व नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब जो नंबर 4 पढ़ेंगे हम, वो है कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व। नंबर 4 जो है कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व है। ये बात करता है अनुच्छेद 258 की। हमने जब पहली क्लास पढ़ी थी, अब से 1 साल पहले लगभग, तो यहाँ हम पहुँच गए थे और यहाँ आके जो है हमारी क्लास रुक गई थी। अनुच्छेद 258 में बहुत सारे क्लोज हैं। इसको जो है क्लोज से नहीं समझते, ऐसी समझते हैं। अगर क्लोज पढ़ने हैं तो पिछली क्लास की तरफ गमन करना होगा आपको। इसमें मैं ऐसे ही बता सकता हूँ क्योंकि रिवीजन है ना। राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति पर केंद्र की कार्यकारी विस्तार वाले विषय या केंद्र की कार्यकारी शक्ति वाले विषयों को
राज्य सरकार पर थोप सकती है, उनसे कार्य करा सकती है उन विषय पर। और ऐसा सशर्त हो सकता है या बिना किसी शर्त के हो सकता है। इसमें दूसरा क्लॉज़ पढ़ा जाता है, अगर जो सशर्त काम हो रहा है तो उसमें सरकार का कितना खर्चा आएगा, केंद्र सरकार का उस कार्य को कराने में, उसका वहन केंद्र सरकार करेगी, कार्य भले ही राज्य सरकार करे। उसके साथ-साथ जो है बिना किसी सहमति के भी केंद्र सरकार राज्य सरकार से अपने कार्यकारी शक्ति वाले कार्यों को करा सकती है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति नहीं, संसद को ऐसा प्रावधान करना होगा, तभी जो है केंद्र सरकार बिना राज्य की सहमति के कार्य करा सकती है। तो ये बात है अनुच्छेद 258 की। अनुच्छेद 258 ए को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि उस किसी राज्य का राज्यपाल केंद्र सरकार की सहमति पर उस राज्य के कार्यकारी शक्ति विस्तार वाले विषयों को केंद्र सरकार या उनके अधिकारियों को सौंप सकता है उन्हें संपन्न कराने के लिए। अनुच्छेद 258 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा जो ये टॉपिक है, चौथा टॉपिक कार्यकारी पारस्परिक प्रतिनिधित्व वाला, कंप्लीट हो गया। अब इसको जो है बुनियादी स्तर पर समझते हैं। देखो, कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व, अनुच्छेद 258। अनुच्छेद 258 को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति पर राज्य सरकार की सहमति पर केंद्र के कार्यकारी शक्ति विस्तार वाले विषय, कार्यकारी शक्ति विस्तार वाले विषय, सही है। विषय को या विषय के कार्य, विषय के कार्य उस राज्य को सौंप सकती है, उस राज्य को या उस राज्य के अधिकारियों को सौंप सकती है। राष्ट्रपति सौंप सकती है या सौंप सकते हैं? सौंप सकते हैं। सौंप सकते हैं। देखो, राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति पर, सहमति किसकी ली जा रही है? राज्य सरकार की सहमति ली जा रही है। और विषय किसके हैं? केंद्र सरकार के कार्यकारी शक्ति विस्तार वाले विषय। इसका अर्थ ये होता है कि वो विषय जिन पर कानून को क्रियान्वित करने का अधिकार केंद्र सरकार का है, ऐसे विषय राज्यों को दिए जा सकते हैं संपन्न कराने के लिए। अब यहां बात जो है, सहमति सुनने में अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें दूसरा फैक्ट हम पढ़ेंगे कि इन कार्यों को कराने के लिए ये कार्य शर्त कराए जा सकते हैं या बिना शर्त कराए जा सकते हैं। करवाए जा सकते हैं। अब देखो, अगर शर्त कराया जा रहा है राज्य सरकार से कार्य, तो इसका मतलब ये है कि जो केंद्र के कार्यकारी शक्ति विस्तार वाले विषय हैं जिन्हें राज्य सरकार को सौंपा गया है, उनको संपन्न कराने में जो खर्चा आ रहा है, ऐसे समझते हैं, उस खर्चे का वहन कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी।
ये शर्त रख दी राज्य सरकार ने कि जी काम कर देंगे, लेकिन इसमें जितना भी खर्चा आएगा वो सारा आपको दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, उसका वहन आप करेंगे। तो ये वहन हो गया। अब इसमें एक दूसरा तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, बिना शर्त। बिना शर्त को दो तरह से समझ सकते हैं। केंद्र सरकार से राज्य सरकार कोई भी आर्थिक मदद इस मामले में नहीं चाहती। परोपकार की भावना, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति ऐसी है कि अगर राज्य सरकार मना भी करे इस काम को करने की, तो यहां केंद्र सरकार फिर सहमति नहीं लेगी। उसे सहमति की आवश्यकता नहीं है, वो बिना सहमति भी अपने कार्य करा सकती है। इसमें इसका दूसरा प्रकार हो गया। अगर शह शर्त करारी है, शह शर्त वो सहमति से भी करा सकती है, बिना सहमति के भी करा सकती है। ऐसा समझते हैं कि बिना सहमति के राज्य सरकार से कार्य करा लिया केंद्र ने और कह दिया जो खर्चा होगा हम दे देंगे। और बिना शर्त के, इसको आप ऐसे समझो कि बिना शर्त के तो यही है कि राज्य सरकार जो है स्वागत करती है उसके इस फैसले का कि आपने हमें इस लायक समझा, हम जरूर तत्पर हैं। तो सशर्त का तो मतलब ये होगा कि इसमें जो राज्य सरकार टर्म एंड कंडीशन रख रही है वो किसी भी प्रकार की हो सकती है कार्य कराने के लिए, और कार्य जो है केंद्र सरकार को कराना है तो करा लेंगे। और बिना शर्त के ऐसे हैं कि एक्सेप्ट कर लिया कार्य और करा रहे हैं। इसमें एक तीसरा पॉइंट समझो ऐसे कि राज्य सरकार से केंद्र सरकार बिना सहमति के भी कार्य करा सकती है। तीसरा पॉइंट ऐसे समझते हैं, बिना सहमति के कार्य। अब ये जो बिना सहमति के कार्य होगा, इसके लिए राष्ट्रपति नहीं जाएंगे राज्य सरकार के पास। ऐसा प्रावधान संसद करेगी तभी ये काम होगा। देखो, राष्ट्रपति तो राज्य सरकार से सहमति लेंगे और राज्य सरकार से सहमति लेने के बाद ही केंद्र के कार्यकारी शक्ति विस्तार वाले विषयों को राज्यों को सौंपेंगे। ठीक है, लेकिन संसद अगर चाहे तो बिना राज्य की सहमति के भी केंद्र सरकार को, मतलब राज्य सरकार को, केंद्र सरकार के कार्यकारी विस्तार वाले विषय सौंप सकती है। और ऐसा जो है सिर्फ और सिर्फ संसद करेगी, ना कि राष्ट्रपति करेगा। तो ये जो है तीनों बातें इसमें याद रखना। अब इसको हम अनुच्छेद 258 क्लोज फर्स्ट, 258 क्लोज 2, 258 क्लोज 3 करके भी पढ़ सकते थे। इसमें एक बात याद रखना कि अगर कोई राज्य सरकार शर्त रखती है और इसमें जो खर्चे वगैरह की बात आती है और राज्य सरकार केंद्र को बोलती है कि भाई हमें इसके साधन दीजिए, संसाधन दीजिए या इसका खर्चा दीजिए, तो इसमें किसी मीडिएटर की भी नियुक्ति हो सकती है। मीडिएटर तय करेगा इस कार्य को होने में इतना पैसा लगेगा, ये चीज़ें होंगी और ये केंद्र सरकार राज्य सरकार को उपलब्ध कराए। ये भी याद रखना। मध्यस्थ की आवश्यकता हो सकती है तो मध्यस्थ भी नियुक्त हो जाएगा। तो हमारा जो अनुच्छेद 258 है वो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं आगे। अनुच्छेद 258A, इसमें राज्यपाल केंद्र सरकार की सहमति पर राज्य के कार्यकारी शक्ति विस्तार वाले विषयों को केंद्र सरकार या उनके अधिकारियों से
अधिकारियों से कराने का प्रस्ताव रख सकते हैं। अब इसमें केंद्र सरकार का विवेक है कि केंद्र सरकार इस कार्य को करती है या नहीं करती है। ऐसा कहा जाता है कि यह अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध को मजबूत करता है, क्योंकि जहां अनुच्छेद 258 में केंद्र सरकार ने बाध्यकारी कर दिया राज्य को कार्य करने के लिए, यही राज्य रिक्वेस्ट करेगा अपने कार्य को कराने के लिए केंद्र से। तो हमने लास्ट अभी जो पढ़ा अनुच्छेद 258 में हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से केंद्र सरकार के जो कार्यकारी विषय हैं उन्हें संपन्न करा सकती है राज्य सरकार से, जिन पे अधिकार कार्यकारी मतलब अनुच्छेद 258 में राष्ट्रपति राज्य से सहमति लेंगे और जो केंद्र के कार्यकारी शक्ति विस्तार वाले विषय हैं उन्हें राज्य से करा सकते हैं। ऐसा शर्त हो सकता है या बिना किसी शर्त के हो सकता है। और इसी में एक बात और पढ़ी जाती है कि संसद अगर चाहे राज्य की बिना सहमति के केंद्र के कार्यकारी शक्ति विस्तार वाले विषयों को राज्य सरकार से करा सकती है, लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति नहीं जाएंगे। ऐसा रूल संसद बना सकती है, मतलब जबरन काम कराने वाली स्थिति है। अनुच्छेद 258 को जो पढ़ते हैं तो इसमें कहा गया है कि राज्यपाल, किसी राज्य के राज्यपाल केंद्र की सहमति से राज्य सरकार के कार्यकारी शक्ति विस्तार वाले विषयों को केंद्र सरकार या उनके अधिकारियों से कराने का अनुरोध कर सकते हैं। तो ये जो है अनुच्छेद 258 और 258A कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कार्यकारी पारस्परिक प्रतिनिधित्व हमारा कंप्लीट। उसके बाद अनुच्छेद 259 को जब हम पढ़ते हैं वो निरस्त हो गया है। अब चलते हैं हम राज्यों एवं केंद्र के बीच सहयोग, पांचवा टॉपिक। राज्य एवं केंद्र के बीच सहयोग। अनुच्छेद 260 को समझो पहले। अनुच्छेद 260 कहता है कि केंद्र सरकार कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्ति का प्रयोग भारत के बाहर के भूखंडों पर भी कर सकती है, लेकिन ऐसा तब होगा जब अन्य देश के साथ कोई संधि या समझौता हो। समझते हैं कैसे। इसमें कहा गया है कि संघ सरकार विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्ति का प्रयोग भारत के बाहर कर सकेगी, लेकिन ऐसा अन्य देश के साथ संधि या समझौते के तहत होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अनुच्छेद 260 में केंद्र सरकार को संविधान के द्वारा ये शक्ति दी गई है कि केंद्र सरकार विधायी शक्ति का प्रयोग, कार्यकारी शक्ति का प्रयोग और न्यायिक शक्ति का प्रयोग भारत के बाहर के क्षेत्रों पे भी कर सकती है, लेकिन ऐसा अन्य देश के साथ संधि या समझौते के तहत ही हो पाएगा। एक छोटे से उदाहरण से समझो। कोई व्यक्ति, भारत का कोई व्यक्ति क्रिमिनल प्रवृत्ति का है, उसने कोई क्राइम कर दिया और क्राइम करके वो नेपाल भाग गया, और नेपाल के साथ जो है ये समझौता हो रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति
जिसने हमारे यहाँ क्राइम किया हो आपके यहाँ आ जाए, मतलब हमारा नागरिक, भारत का नागरिक क्राइम करके और नेपाल में चला जाए, तो ये नेपाल सरकार का दायित्व होगा कि वो उसे पकड़े और भारत को सौंप दे। ऐसे ही नेपाल सरकार, नेपाल का कोई नागरिक और वो भारत आ जाए क्राइम करके नेपाल में, तो ये भारत सरकार का दायित्व है कि उसे पकड़े और नेपाल सरकार को सौंप दे। तो इस तरह के समझौते होते हैं। अब ये सिर्फ एक जो है, मैं क्रिमिनल को आधार बता रहा हूँ, इसमें जो है विधायी भी है, कार्यकारी भी है और न्यायिक भी है। मतलब सारे शक्ति का प्रयोग जो है संघ सरकार कर सकती है, केंद्र सरकार कर सकती है, भारत के बाहर भी कर सकती है, लेकिन अन्य देश के साथ संधि और समझौते के तहत करेगी। तो हमारा अनुच्छेद 260 कंप्लीट। उसके बाद जो है अनुच्छेद 261। अनुच्छेद 261, इसमें कहा गया है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक कार्य अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को संपूर्ण भारत में मान्यता प्राप्त होगी। अनुच्छेद 261 बात करता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सार्वजनिक कार्यों, मतलब पब्लिक एक्ट्स और अभिलेखों जो रिकॉर्ड होते हैं, और जो जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, मतलब न्यायिक कार्यवाहियों को संपूर्ण भारत में मान्यता की बात की गई है। तो ये संविधान के द्वारा जो है प्रावधान दिया गया है। ये जो पब्लिक एक्ट है, ऐसे कानून होते हैं जो आम जन को सीधे प्रभावित करें। इसमें आपराधिक, इसमें संवैधानिक, इसमें रोजगार से संबंधित, मतलब ऐसे सभी व्यापक विषय इसमें लिए गए हैं जो सीधा सीधा आमजन को प्रभावित करते हैं। अब जो न्यायिक कार्यवाही है, इसमें ऐसे समझ लो कि सिविल अदालत ने जो भी फैसला दिया है, कहीं की भी अदालत है भारत के किसी भी कोने की, उसका फैसला संपूर्ण भारत में मान्य होगा। तो ये अनुच्छेद संरक्षण करता है उसका। ठीक है, तो ये इसमें जो है अनुच्छेद 261 भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट अनुच्छेद 262, क्योंकि केंद्र राज्य में प्रशासनिक संबंध पढ़ रहे हैं ना हम, 256 से 263 तक पढ़ा जाता है ना, इसमें वही पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 262 में बात की गई है कि संसद अंतर्राज्यीय नदी घाटी के जल के वितरण और नियंत्रण से संबंधित विवाद के लिए न्याय निर्णय दे सकती है। अनुच्छेद 262 में
हाँ, 262 अनुच्छेद 262 में प्रावधान है कि संसद अंतर्राज्यीय नदी, नदी घाटी के जल के वितरण पर, प्रयोग पर, नियंत्रण से संबंधित अगर कोई विवाद है तो उसके संबंध में जो है वो न्याय निर्णय दे सकती है। और ऐसा कई बार होता भी रहा है। इसमें ये याद रखना कि संसद ऐसे विषयों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्याय क्षेत्र से बाहर रख सकती है। इसके लिए एक अन्य न्यायिक तंत्र स्थापित कर सकती है। अब जैसे कृष्णा नदी विवाद है, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य है। अब इस पे जो फैसला होगा वो संसद के द्वारा बनाए गए न्यायिक तंत्र के अंतर्गत ही होगा। तो इसका ये सबसे अच्छा उदाहरण है, अनुच्छेद 262 में पढ़ा जाता है। अंतर्राज्यीय संबंध जब पढ़ेंगे इसमें विस्तार से हम इसको हम समझेंगे तभी। तो अनुच्छेद 262 हमारा कंप्लीट। उसके बाद नंबर नेक्स्ट, अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात करता है। और ये जो गठन है, इस गठन को राष्ट्रपति करेंगे। इसके बहुत सारे कार्य हैं, जैसे दो राज्यों के बीच या केवल राज्यों के बीच कितने भी हो सकते हैं, विवाद को सुलझाने के लिए, या केंद्र राज्यों के साझा विषय, साझा हित वाले विषयों पर चर्चा करने के लिए इसका गठन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन है। गठन राष्ट्रपति करते हैं। कब करते हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसमें राज्यों का विवाद है, अगर इसमें कोई ऐसा साझा विषय है जो केंद्र और राज्य से संबंधित है, ऐसे विषय पर चर्चा के लिए गठन किया जा सकता है। तो हमारा केंद्र राज्य में जो प्रशासनिक संबंध के अनुच्छेद हैं वो तो कंप्लीट हो गए। अब इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो प्रशासनिक संबंध से जुड़े हुए हैं, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं। जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इसे भी हम राज्य व केंद्र के भी सहयोग में ही समझेंगे। अखिल भारतीय सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, 3 प्रकार की होती है। और ये केंद्र और राज्यों के नियंत्रण में काम करती है। ये राज्यों के उच्च पदों पर रहकर सेवाएं देती है। इन पे पूर्ण नियंत्रण होगा राज्य सरकार, केंद्र सरकार का, और तात्कालिक नियंत्रण होता है इन पर राज्य सरकार का। प्रशिक्षण इसका कौन करेगा? केंद्र सरकार ही करेगी। तो इसमें समझो, अखिल भारतीय सेवाएं प्रशासनिक एकरूपता, प्रशासनिक एकरूपता के लिए आवश्यक है, जरूरी है। ये राज्यों के उच्च पदों पर सेवाएं देते हैं। इनका जो प्रशिक्षण है, इनका प्रशिक्षण केंद्र करेगा, केंद्र सरकार, ठीक है।
और इन पर नियंत्रण की बात करें अगर, तो नियंत्रण हम संयुक्त कहेंगे। इन सेवाओं पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, केंद्र व राज्य सरकारों का संयुक्त नियंत्रण होता है। ठीक है, तो प्रशासनिक संबंध में एक रूपता लाती है अखिल भारतीय सेवाएं। अब इसमें क्या होता है कि 3 भागों में इसको विभक्त किया गया है। आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है। राज्यों के उच्च पदों पर अपनी सेवाएं देती हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी हैं उनका प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है। इन पर नियंत्रण संयुक्त रूप से होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का। पूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकार का होगा, तात्कालिक नियंत्रण राज्य सरकार का होगा। इसके साथ साथ लोक सेवा आयोग, उसे और पढ़ लेते हैं। लोक सेवा आयोग को ऐसे समझ लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। देखो, लोक सेवा आयोग के जो मतलब जो राज्य लोक सेवा आयोग है, यहाँ संबंध समझ रहे हैं, प्रशासनिक संबंध समझ रहे हैं कि राज्य और केंद्र के बीच कैसे होते हैं। जो राज्य के लोक सेवा आयोग हैं उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल करेंगे, लेकिन उन्हें पद से जो हटाना है वो राष्ट्रपति हटाएंगे। संसद राज्य विधानमंडलों के अनुरोध पर एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकता है। अगर राज्यपाल अनुरोध करे और राष्ट्रपति अनुमति दे दे तो संघ लोक सेवा आयोग जो है वो राज्यों के लिए योजना बना सकता है, संयुक्त भर्ती में मदद कर सकता है। तो इस तरह से प्रशासनिक संबंध जो है परस्पर चलते हैं। ये लगभग टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है। इसमें जो बचा है उसे आगे पढ़ते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।